Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we will discuss the topic 3.5 corrosion from chapter number 3 metals and non-metal from class 10th NCERT science book. So let's see. You have learnt the following about corrosion in chapter 1. कि आपने chapter number 1 के अंदर corrosion के बारे में ये सब चीजें पढ़ी हैं. First is silver articles become black after some time when exposed to air. जो सिल्वर के यानी जो चांदी के आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं जब वो एयर में एक्सपोज रहते हैं. दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड. ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर में सल्फर प्रेजेंट होती है तो सिल्वर उससे रिएक्ट करके और क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर बना लेता है और इसी वजह से वो काले पड़ जाते हैं. Second, copper reacts with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. अब अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में, उसे मोइस्ट बोला क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे उसकी जो ब्राउन सरफेस है वो खत्म हो जाती है और उसके ऊपर एक ग्रीन कोट बन जाता है, तो वो है रस्ट ऑफ कॉपर. दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये जो ग्रीन सब्सटेंस बनता है ये कॉपर कार्बोनेट है. तो ध्यान रखें कि जो सिल्वर का रस्ट है वो क्या है, हमारा जो कोरोजन है वो है सिल्वर सल्फाइड. जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है मोइस्ट और क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट. एंड आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मोइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. ठीक है, और जो आयरन है जब हम उसको मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं यानी जहाँ पे वाटर और एयर दोनों होते हैं तो उसे हम क्या, उससे क्या होता है कि जो आयरन की सरफेस है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं. लेट अस फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच आयरन रस्ट. कि अब हम उन कंडीशंस का पता करते हैं जिन कंडीशन की हेल्प से आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है. देखिए टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो ये एक्टिविटी अब आप पढ़ेंगे वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है. ठीक है, और क्वेश्चंस भी इसके अंदर से काफी आ जाते हैं. Let's see activity 3.14. Take 3 test tubes and place clean iron nails in each of them. 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए जैसे इस फिगर में दिखा रखा है और उन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको आयरन नेल्स रख ली यानी ये कीले जो दिखाई दे रही है वो रख लेनी है. तो लेबल दीज टेस्ट ट्यूब्स ए बी एंड सी. अब इन टेस्ट ट्यूब को ए बी और सी हम नाम दे देते हैं. pour some water in test tube A and cork it. ठीक है, कुछ जो वाटर है वो हम क्या कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब ए में और ये कॉर्क लगा देते हैं. ठीक है, हमने क्या डाला कि इसमें वाटर डाला थोड़ा सा और कॉर्क हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर. तो ये कंडीशन हुई ए टेस्ट ट्यूब के लिए. नाउ pour boiled distilled water in test tube B, add about 1 ml of oil and cork it. अब जैसे बी में है इसके अंदर हमने बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डाला, तो बॉइल्ड डिस्टिल वाटर है इसका मतलब ज्यादातर जो गैसेज हैं इसके अंदर नहीं होंगी. ठीक है, यानी ऑक्सीजन भी इसमें से रिमूव्ड है. और उसको पानी को फिल करने के बाद हमने एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर ऑयल की बना देंगे. तो जो ऑयल की लेयर बनी है वो अब एयर को एंटर नहीं होने देगी इसके अंदर. ठीक है, नहीं वाटर में अब एयर एंटर नहीं हो सकती, इसका मतलब ऑक्सीजन हमने क्या कर दिया, यहाँ से खत्म कर दिया. ठीक है, so the oil will float on the water and prevent the air from dissolving in the water. जो एयर जो ऑयल है वो फ्लोट करेगा सरफेस के ऊपर, और देखिए फ्लोट भी क्यों करता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ऑयल, इसलिए वो सरफेस पे फ्लोट करेगा और एयर को एंटर नहीं होने देगा. नाउ पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी एंड cork it. अब टेस्ट ट्यूब सी के अंदर कुछ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला. एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर नहीं होता. तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की कैपेबिलिटी होती है कि जो एयर होगी वो उसके अंदर से सारा मॉइस्चर कौन ले लेगा, वो कैल्शियम क्लोराइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करा लेता है. ठीक है, और यहाँ दे रखा है देखिए फिगर में कि वो ऐसे ड्राइंग एजेंट की तरह से काम करता है, यानी
वो जो एयर होगी उसको ड्राई कर देगा। Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture, if any, from the air. Leave these test tube for a few days and then observe. अब इन टेस्ट ट्यूब को हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा। You will observe that iron nail rust in test tube A. अगर आप फिगर में भी देख रहे हैं तो जो आयरन नेल है उसके ऊपर जो रस्टिंग आ गई है वो किस में आ रही है, टेस्ट ट्यूब ए में आ रही है। बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी और सी है उसमें कोई रस्टिंग नहीं होती। इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर। टेस्ट ट्यूब ए में जो नेल्स हैं उनमें एयर और वाटर दोनों में एक्सपोजर है, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ वाटर का एक्सपोजर है और एयर का एक्सपोजर नहीं है। और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर सिर्फ क्या है हमारा, कि जो एयर का एक्सपोजर था और वाटर का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर इन दोनों एजेंट्स में से या तो एयर या वाटर अगर नहीं होगा तो आयरन के ऊपर रस्टिंग नहीं हो सकती है। दोनों का ही होना जरूरी है कि एयर में जो मॉइस्चर है यानी जो वाटर है और जो एयर है वो दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है रस्टिंग के लिए। So in the test tube B, the nails are exposed to only water, and in the nails in test tube C are exposed to dry air. So what does this tells us about the condition under which iron article रखते हैं? जो फिगर से अभी एक्सप्लेन किया है वही सब इसके हमें पता चल जाता है। तो इन्वेस्टिगेट किया हमने फिगर के अंदर, लेट्स सी। अब हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ कि अगर रस्टिंग हो रही है आयरन के लिए तो उसके लिए एयर और वाटर दोनों जरूरी है। अब हमें रस्टिंग बचानी है तो हम कैसे कर सकते हैं कि या तो वाटर से एक्सपोजर खत्म कर दीजिए या एयर से एक्सपोजर खत्म कर देते हैं उसको, तो इससे जो कोरोजन है वो प्रिवेंट हो जाता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। तो जो रस्टिंग है आयरन की हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं किस तरह से, या तो उसको पेंटिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, उसमें गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है वो कर देते हैं, क्रोम प्लेटिंग चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, या एनोडाइजिंग या हम उसका एलॉयज बना लेते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। So galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with thin layer of zinc. तो galvanization वो प्रोसेस है जिसमें हम स्टील की या आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं और हल्की सी लेयर उसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। So the galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. तो जो galvanized article है वो भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, भले ही जिंक की जो कोटिंग है वो ब्रोक हो भी जाए तब भी। तो कैन यू रीजन दिस आउट कि क्या ऐसा हो सकता है? इससे क्या है कि जो जिंक की कोटिंग है यानी जिंक जो है जब सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक नॉन रिएक्टिव कंपाउंड यानी जिंक ऑक्साइड बना लेता है। जो जिंक ऑक्साइड की लेयर है वही प्रिवेंट करती है फर्दर रस्टिंग। द नेक्स्ट मेथड इज एलोइंग, इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। एलोइंग अच्छा मेथड है किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम जो भी प्रॉपर्टीज हमें चाहिए वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल, हमें पता है कि आयरन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है, बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, लेकिन वो कभी भी प्योर स्टेट में यूज नहीं होता। So this is because pure iron is very soft and stretches easily when hot. कि जो प्योर आयरन है वो सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच हो जाता है जब वो हॉट होता है, ठीक है, यानी गर्म होगा तो वो खिंच जाता है। बट इफ इट इज मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर थोड़ा सा अमाउंट हम उसमें कार्बन का, यहाँ देखिए कि कितना सा अमाउंट, कि 0.05% भी अगर हमने कार्बन उसमें ऐड कर देते हैं तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है आयरन। So when iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel which is hard and does not rust. तो जब हम आयरन को मिक्स करते हैं किसके साथ में, निकेल या क्रोमियम के साथ में, तो वो क्या बना लेता है, स्टेनलेस स्टील बना लेता है। अब स्टेनलेस स्टील हार्ड होती है और रस्टिंग भी नहीं होती उसके ऊपर। तो याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, निकेल एंड क्रोमियम।
So thus if iron is mixed with some other substance its properties change, कि अगर हम आयरन को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. और हम अगर वास्तव में बात करें तो प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की चेंज हो जाती है अगर हम दूसरे सब्सटेंस के साथ उसे मिक्स कर देते हैं. तो एलॉय का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ हम मिक्स कर देते हैं. द सब्सटेंस एडिड मे बी अ मेटल और ए नॉन मेटल. जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं वो मेटल या नॉन मेटल हो सकता है. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. तो जो एक alloy होता है वो homogeneous mixture है दो या दो से ज्यादा metals का या एक metal या non metal का. जैसे आयरन और कार्बन क्या है, आयरन एक metal है और कार्बन एक non metal है, तो अगर हम उसको भी मिक्स करते हैं तो वो भी alloy में होता है. So it is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other element in it in definite proportion. It is then cooled at room temperature. तो यहाँ पे जो हम एलोई करते हैं वो क्या है कि पहले हम मेटल को क्या कर लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं. मेल्ट करने के बाद क्या होगा कि प्राइमरी मेटल की जिसके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, बाद में जो दूसरा एलिमेंट है उसको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिसोल्व कर देते हैं. ठीक है. So do you know, let's see, pure gold known as 24 कैरेट gold is very soft. जो प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का है, वो भी बहुत सॉफ्ट होता है. It is therefore not suitable for making jewelry. जो ज्वेलरी है वो नहीं बनाई जा सकती उससे. It is alloyed with either silver or copper to make it hard. उसमें या तो सिल्वर या कॉपर मिला दिया जाता है हार्ड बनाने के लिए. Generally in India 22 कैरेट gold is used for making ornaments. जनरली इंडिया के अंदर 22 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, यानी जो जेवर है वो बनाने के लिए. It means that 22 parts of pure gold is alloyed with 2 parts of either copper or silver. कि दो 22 parts है प्योर गोल्ड का, उसको हम या तो 2 parts कॉपर से या 2 parts कॉपर सिल्वर से alloy बना देते हैं. तो 22 कैरेट गोल्ड का ही यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए. तो if one of the metal is mercury then the alloy is known as amalgam. कि अगर हम alloy बना रहे हैं और उनमें से एक मेटल क्या है, मरकरी है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, amalgam कहते हैं. The electrical conductivity and melting point of an alloy is less than the pure metal. और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मेल्टिंग पॉइंट होती है एलॉय की वो प्योर मेटल से कम होती है. फॉर एग्जांपल ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक and bronze and alloy of copper and tin are not good conductors of electricity, whereas copper is used for making electrical circuits. यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि जैसे हम इम्प्योरिटीज यानी दूसरा मेटल ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटी कह रहे हैं एलॉय बनाने के लिए, तो उनकी जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो घट जाती है. जैसे ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, और यहाँ पे जो ब्रोंज है वो एलॉय है कॉपर और टिन का. ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ठीक है. जबकि अगर हम कॉपर को उसकी प्योर फॉर्म में देखें तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने का काम करता है. ऐसे ही सोल्डर होता है एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन. वो होता है लेड और टिन का एलॉय, हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर. तो उसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है और इसीलिए उसको जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है उन्हें आपस में वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है. तो द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, अगर ये आयरन पिलर आप देख रहे हैं तो ये दिल्ली में मिलता है और ये कुतुब मीनार के पास में है. द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ट मोर देन 1600 years ago बाय द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया. जो आयरन वर्कर्स हैं लगभग 1600 साल पहले इसे बनाया गया था. एंड दे हैड डेवलप्ड ए प्रोसेस व्हिच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग. और उन्होंने एक प्रोसेस डेवलप की थी जिससे रस्टिंग को प्रिवेंट किया गया. So for its quality of rust resistant, it has been examined by scientists from all parts of the world. The iron pillar is 8 meter high and weighs 6 tons, means 6000 kilogram. तो जो ये आयरन पिलर है इसमें क्या है कि ये एग्जामिन किया था किसने, सारे दुनिया के लोगों ने, कि क्या वजह है कि इसमें रस्टिंग नहीं होती है. So this is all about for the video how we can prevent the rusting of different metals is by allowing galvanizing. The rest of the chapter we will cover in our next video. Thank you.